लेंगे हाथ से क्या है नहीं है, and accordingly they can do it. जी, जैसा कि आपको पता ही है कि इंटीग्रेटेड सिस्टम है और विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे भी नॉर्मल सिस्टम में नॉर्मल स्कूल में पढ़ने जाते हैं, लेकिन वो वहाँ पूरा अपना होमवर्क नहीं कर सकते। वो शॉर्ट में अपना होमवर्क लिख कर ले आते हैं और ई टेक्स्ट की हेल्प से उसको वो हेल्प कर सकते हैं। डिजिटल टेक्स्ट बुक्स आती हैं, बच्चे उस होमवर्क को लिख कर ले आएंगे और इंटरनेट पर जाकर उसको लॉग ऑन करेंगे। जो स्कूल का कैटलॉग दिया होता है उस कैटलॉग से स्कूल की टेक्स्ट बुक पर पहुंच जाते हैं। सारी ही बुक वहां फीड की हुई हैं, उसको वहां ब्रोज करते हैं और जो भी उनको असाइनमेंट मिला हुआ है, जिसका होमवर्क करना है उनको, उसको वहां से वो डाउनलोड कर लेते हैं। सब चैप्टर्स वहां दिए रहते हैं, इसको हम ई टेक्स्ट कहते हैं। और इसमें एक सिंथेटिक स्पीच की दी होती है जिससे वो पढ़कर उनको सुना देती है और वो इजीली अपना होमवर्क कर लेते हैं कम, जिससे कि उनका टाइम भी सेव होता है और किसी की ह्यूमन की हेल्प की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ये ब्रेल ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर है, जैसा कि आपको पहले भी बताया था। डेक्सबुरी नहीं, इसके बारे में और भी एक थोड़ा सा बता दो। ये जो आपका जो डिजिटल ये है, इसमें फायदा ये है, दो टीचर्स जिनको ब्रेल सिस्टम नहीं आता है वो डिजिटल ये से उसका होमवर्क भी चेक कर लेता है। इट इज कन्वीनियंट फॉर द टीचर ऑल्सो, है ना जी। हाँ, अब आप नेक्स्ट पेज जाइए। डेक्सबुरी ब्रेल ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर है जो कि ब्रेल को ट्रांसलेट कर देता है। आजकल जो ब्रेल एम्बॉसर है, मैं आपको बता दूं, नॉर्मली क्या होता है, आपने कंप्यूटर में कोई एक चीज फीड कर दिया, अब वो इंक प्रिंट में तो आ गया, उसको ब्रेल करने के लिए हमारे आरसीआई में उसका मशीन है, हमने देखा है। हमको कोई चीज की ब्रेल के चाहिए तो एक कमांड देने से ऑटोमेटिकली वो ब्रेल सिस्टम में आ जाता है। जो ब्लाइंड बच्चों को जो उसको दिखाई नहीं देता है, वो ब्रेल सिस्टम में हमको कभी कभी कोई आर्टिकल टाइप कराना हो तो आई ऑलवेज रिक्वेस्ट कि भाई इसको इंक प्रिंट से इसको ब्रेल में कर दो, और इट इज वेरी फास्ट, एकदम बहुत 183 कैरेक्टर्स पर सेकेंड लिख सकते हैं आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक जो एम्बॉसिंग मशीन है, वेरी फास्ट। अच्छा, आपने और एक चीज पूछा था कविता तुमने कि भाई कॉन्ट्रैक्टेड ब्रेल क्या होता है जी। नो, इसे ब्रेल में इफ यू राइट इट फुल वर्ड में, इसमें बहुत टाइम लग जाता है, एक एक डॉट पंच करना या एक एक सेल में लिखना। देयर आर सर्टेन शॉर्ट फॉर्म्स विच आर नोन एज कॉन्ट्रैक्शंस या एब्रिविएशंस। जैसे बी लगाने से बट हो जाता है, ई लगाने से एवरी हो जाता है, देन बी का पहले यदि आप डॉट नंबर 5 लगा दो तो क्या होगा। नाउ ये जो आपको एबीसीडी हमने दिखाया 6 डॉट्स के कॉम्बिनेशन में, नाउ कैन यू टेल मी वेदर इट इज कैपिटल एबीसीडी और स्मॉल एबीसीडी। बेसिकली ये जो है ब्रेल सिस्टम की जो लिमिटेशन है 6 डॉट की, उसमें कैपिटल ए लिखने के लिए आपको 2 सेल यूज करना पड़ेगा। कैपिटल साइन होता है डॉट नंबर 6, पहला सेल में आपने डॉट नंबर 6 लगाया, उसके बाद जो कैपिटल लेटर आपको चाहिए, बी हो या सी हो, तो इन ऑर्डर टू राइट अ कैपिटल सी यू नीड 2 cells, इन ऑर्डर टू राइट अ स्मॉल सी यू नीड ओनली 1 cell। यदि उससे पहले डॉट नंबर 6 ना हो, दैट मीन्स इट इज अ स्मॉल लेटर। फॉर इंस्टेंस इफ यू वांट टू राइट राम, कैपिटल आर, बाकी एम तो स्मॉल है, तो पहला सेल में डॉट नंबर 6 लग दिया, फिर दूसरा सेल में आर लिखा, दैट मीन्स दैट इज कैपिटल आर, उसके बाद वाला ए लिखा और उसका बाद वाले में एम लिख दिया। एंड इफ यू वांट टू राइट द होल वर्ड इन कैपिटल, जैसा NAB नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, तो 2 सेल में आप डॉट नंबर 6 लगाएंगे एंड देन यू राइट द स्मॉल लेटर्स में NAB या NCERT। RCI लिखना हो तो पहला सेल में डॉट 6, दूसरा सेल में भी डॉट 6, तीसरा सेल में R, चौथा सेल में C एंड 5वां सेल में I। दैट मीन्स द होल वर्ड इज इन कैपिटल। कुछ और असिस्टिव डिवाइसेस हैं, जैसे ये दिखाया गया है ऑटोमेटिक ब्रेल एम्बोजर। जैसा कि आपने पहले भी पूछा था कि ये जो परकिंस ब्रेलर शुरू में दिखाया था कि ये आवाज बहुत करता है और हैवी भी बहुत होता है, ये एक नया ही इन्वेंशन है। इसको थोड़ा सा इस बटन को प्रेस करते हैं, ये 6 डॉट्स दिखाई गई हैं, व्हाइट वाले हैं, बीच में स्पेस बार है, इसको बहुत इजीली इससे आप ब्रेल लिख सकते हैं। ऑटोमेटिक ब्रेल एम्बोजर।
कुछ और डिवाइसेस हैं, जैसे इरेजर है, प्लास्टिक इरेजर है, जो परकिंस ब्लेड पर जब हम काम करते हैं कुछ अगर गलत लिख गया है तो उसको इरेज करने के लिए इसको हम यूज करते हैं। एक टेक्स्ट रीडिंग मशीन है, इसमें आपको कंप्यूटर की भी जरूरत नहीं पड़ती है। सिंपल ये मशीन अगर रखी हुई है तो इसको बुक को इस पर उल्टा रख देते हैं और वो रीड करके हमें सुनाती है। एक्सकेलिबर रीडिंग मशीन इसे कहते हैं। जेमिनी इंक एंड ब्रेल प्रिंटर, सीधा इसमें ब्रेल में प्रिंट होकर निकल जाता है। पहले एक थर्मोफॉर्म मशीन भी आती थी जिसमें कि जो अब ज्यादा यूज नहीं होती है। थर्मोफॉर्म मशीन में क्या होता है, उसकी एक पेपर है कोई ब्रेल का, उसकी बहुत सारी अगर हमें कॉपी करनी हो तो उसकी हेल्प से हम बहुत सारी कॉपीज निकाल सकते थे। अब कंप्यूटर में कोई भी काम है तो इसे प्रिंटर की हेल्प से, ब्रेल प्रिंटर अलग से आते हैं, उसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं। ये हाई स्पीड ब्रेल प्रेस है, बहुत स्पीड से ब्रेल इसमें प्रिंट होता है। जब बुक्स हमें प्रिंट करनी होती हैं, बहुत नंबर्स बहुत ज्यादा होता है बुक्स का, तो हाई स्पीड ब्रेल प्रेस हम यूज करते हैं। मैम जैसे ये सारे जो हमारे टेक्निकल पार्ट्स हैं जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मतलब एक होता है कि ऑलरेडी इम्प्रिंट्स हैं जिसे टेक्स्ट बुक करे या कुछ बच्चे करते हैं, अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? वो इरेजर है ना, इरेज आइडेंटिफाई वो तो पढ़ना पड़ेगा, उसको पढ़कर जैसे अगर बच्चे ने ब्लैंक स्लेट यूज करी हाँ, और उसमें उसने स्टाइलस को यूज करके उसने कुछ टाइप करना स्टार्ट किया, हाँ, जी अगर कुछ गलत कर दिया कुछ गलत कर दिया तो उसको इरेज करने के लिए क्या करते हैं, वहां उस जगह पर 6 डॉट्स, जैसे उसने ए या बी लिखा है, बी नहीं उसको डी लिखना था जी, तो उसको वो 6 डॉट्स पूरी वहां प्रेस कर देते हैं। तो जब 6 डॉट्स आ जाएंगी तो इसका मतलब है यहाँ गलत हो गया है ये, मतलब वो स्पेस छोड़ देंगे और नेक्स्ट फिर कॉलम में लिखेंगे। आपका कंप्यूटर में सपोज इफ यू मिसटाइप अ लेटर तो आपको उसके ऊपर वाला ये दबाने से ऑटोमेटिक इरेज हो जाता है। उसके बाद जो राइट है लेटर है उसको आपने दबा दिया तो ठीक हो जाएगा। जब अचानक से 6 डॉट दबी होंगी तो उसको मानेंगे कि गलत तो हो गया, स्पेस को हमें पढ़ना नहीं है। है। जैसे हम लाइन से काट देते हैं पेन से, मतलब वो चीज है, बच्चे को पहले बता दिया जाता है कि ये गलत है तो वो नेक्स्ट वाले को फिर पढ़ लेगा। वैसे ये इरेजर है जो दिखाया था, इस इरेजर से भी उसको मिटा सकते हैं। लार्ज प्रिंट कीबोर्ड्स भी आते हैं जो लो विजन है, जो लार्ज प्रिंट में थोड़ा पढ़ सकते हैं, वो लार्ज प्रिंट वाले कीबोर्ड्स की हेल्प भी लेते हैं। लो विजन स्टैंड भी होते हैं मेटल और प्लास्टिक के। मैजिक मैग्निफिकेशन सॉफ्टवेयर विद स्पीच, जैसा कि सॉफ्टवेयर के बारे में पहले भी बताया था, ये इसी तरह के और भी सॉफ्टवेयर कई तरह के आते हैं। ऑप्टेक क्लियर व्यू, कोई पिक्चर हमें देखनी है, छोटे साइज में पिक्चर दी हुई है, उसको हमें क्लियर देखना है, बेसिकली लो विजन वाले बच्चों के लिए है, तो नीचे का जो स्पेस दिया हुआ है वहां उस पिक्चर को रखते हैं तो वो एनलार्ज होकर दिख जाती है। हर जगह पर कंप्यूटर होना पॉसिबल नहीं है और बहुत सारे कंप्यूटर्स की भी जरूरत क्लास में नहीं पड़ती है, तो ये हम कई बार यूज कर सकते हैं। क्लासरूम में भी इसको यूज किया जा सकता है। ओपन बुक OCR स्कैनिंग एंड रीडिंग सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर आते हैं जिसको हम कंप्यूटर में डालकर रीडिंग कर सकते हैं। स्क्रीन मैग्नीफायर्स होते हैं प्रोफेशनल विद स्पीच, जैसे कि मैजिक नाम से भी एक आता है, इसको हम यूज करते हैं, जो 16 टाइम्स जो नॉर्मल साइज होता है उससे बड़ा ये हमें दिखा सकता है और इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही स्मूथ होती है। टॉकिंग डिक्शनरी भी आती है। डिक्शनरी में कोई वर्ड देखना है तो एकदम से जरूरी नहीं है कि हमें कंप्यूटर पर जाना पड़े। एक ये छोटी सी डिवाइस है, डिक्शनरी है, इसमें हम स्पेलिंग करेक्शंस देख सकते हैं। ये एक तरह से ग्रामर गाइड भी होती है। इसमें कुछ एजुकेशनल गेम्स भी होते हैं। जो भी इसमें कीज और लेटर वर्ड्स स्पेलिंग्स हम दबाते हैं, उसमें राइट क्लिक करके उसको फिर हम जो क्लियर होता है, थ्रेशोरस इसमें होता है, उसकी हेल्प से हम ये टॉकिंग डिक्शनरी वो किसी भी वर्ड को बोलकर बता सकती है। अगर गलत लिखा है तो उसके ऑप्शंस भी उसमें आ जाते हैं। जैसे हम सेलेक्ट कर कंप्यूटर में जब कोई स्पेलिंग के हमें मीनिंग देखना होता है तो उसको सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं तो उसके डिफरेंट मीनिंग्स आ जाते हैं। इसी तरह से इसमें नीचे का जो पोर्शन जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, यहाँ हम कोई भी स्पेलिंग टाइप करेंगे जिसका हम मीनिंग जानना चाहते हैं, उसमें देखना चाहते हैं, तो वो हम इसमें इजीली देख सकते हैं और करेक्टिव वर्ड्स भी ये देख सकते हैं। नेक्स्ट है
इंस्ट्रक्शंस टू पेरेंट्स, जो बच्चे एड्स एंड अप्लायंसेस यूज करते हैं उनके पेरेंट्स के लिए हमें क्या इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए और टीचर्स के लिए हमें क्या इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए। जो बच्चे एड्स अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं, विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनके पेरेंट्स को इस बारे में हमें थोड़ा सा गाइड करना चाहिए। जैसे घर में लाइटिंग एडजस्ट उनको करनी चाहिए। कभी कभी बहुत ब्राइट लाइट की जरूरत होती है, कुछ जो लो विजन होते हैं उन्हें मीडियम लाइट में ज्यादा अच्छा दिखाई देता है, तो ये लाइट एडजस्टमेंट उनको पेरेंट्स को हमें बताना चाहिए। घर के दरवाजे और खिड़कियां या तो हमें बंद रखने चाहिए या पूरे खोलकर रखने चाहिए, जिससे कि अगर कोई आ रहा है तो वो टकराए नहीं और जो भी वो अप्लायंस या यूज कर रहा है उसको भी नुकसान नहीं हो। घर में अगर फर्नीचर को रीअरेंज करना है तो बिना उनको बताए हुए ये फर्नीचर अरेंज नहीं करना चाहिए। उनको पहले से बता देना चाहिए कि हम ये फर्नीचर अरेंज कर रहे हैं और इस डायरेक्शन में अब दोबारा से एक तरह से उनका ओरिएंटेशन और मोबिलिटी ट्रेनिंग दोबारा से ब्रीफ में फिर से दी जानी चाहिए। जो डोर्स हैं और स्टेयर्स हैं उनको कॉन्ट्रास्ट कलर्स में हमें पेंट कराना चाहिए, जो कि लो विजन बच्चों को उस तरह से हेल्प मिल जाती है कि उनको आइडेंटिफाई वो कर सकते हैं। मैम जैसे ये हम बात कर रहे हैं एड्स एंड अप्लायंसेस की आज अपने डिस्कशन में, और अभी तक हमने डिफरेंट डिवाइसेस देखे, असिस्टिव डिवाइसेस कि किस तरह से हम उनको यूज कर सकते हैं। अगर हम एक कॉमन लाइफ की बात करें, एक जनरल रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं, तो जैसे अगर व्हाइल ट्रैवलिंग द पर्सन नीड्स टू नो द लाइक बस नंबर और इस तरीके से जानना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए हम कैसे मतलब देखिए हमारे यहाँ पे नॉर्मली बस स्टॉप पे जो बस आता है, विदेश में तो वो लोग बोल भी दे इस रूट की बस है, बस नंबर सो एंड सो, द ब्लाइंड पर्सन नोज दैट ही हैज टू गेट इनटू दिस बस। और आजकल जो हमारे इंडिया में भी देखा है आपने, दिल्ली में कुछ जो मल्टीपली हैंडीकैप बच्चे हैं जो सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, वो जो बोर्ड है जो चढ़ने का वो स्लांट होकर एकदम नीचे आ जाता है, ताकि ब्लाइंड बच्चे भी, नॉर्मल ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप बच्चे भी उसमें चढ़ सकते हैं। और आजकल बस में वो लोग ने दे हैव अ स्पेशल सीट फॉर द हैंडीकैप्ड। यदि आप हैंडीकैप्ड हो तो आपको वो सीट में जो भी बैठा है उसको उठ के आपको देना पड़ेगा। और कंसेशंस भी है इसमें, जैसे ब्लाइंड बच्चे जब ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, दे आर सपोज टू पे ओनली 25% ऑफ द फेयर, 75% एग्जेम्पशन मिलता है उनको। और उसके साथ यदि कोई एस्कॉर्ट हो उसको भी सेम 25% में जा सकता है। जो दूसरे हैंडीकैप्ड है, हियरिंग इम्पेयर्ड या ये, उनके लिए भी अलग अलग कंसेशन का रेट्स है। सारी ट्रेन में आजकल लोग नहीं दे रहे हैं कंसेशन, जैसे राजधानी में नहीं देते हैं या बाकी जो सोफिस्टिकेटेड ट्रेन है उसमें भी आजकल भी अब ट्राइंग टू से, एक तो यूनाइटेड नेशंस ये जो UNCRPD हुआ है आजकल, देश से कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको देना चाहिए। जो हैंडीकैप्ड है वो किसी भी रकम से वंचित ना हो, किसी भी फैसिलिटीज से। दैट इज, एंड वी आर सिग्नेटरी टू दिस यूनाइटेड नेशंस चार्टर, तो वी विल हैव टू अबाइड बाय दीज रूल्स। आजकल तो देश से के इक्वल अपॉर्चुनिटीज, जब हमारा जो PWD एक्ट है, Persons with Disability Act, it is known as Persons with Disability Equal Opportunity and full participation। हाँ, तो ये सारी फैसिलिटीज एक हैंडीकैप बच्चे को लिमिटेशन ओवरकम करने के लिए जो भी चीज उसको चाहिए, you make that same thing available and let him live a normal life like others। और असिस्टिव डिवाइसेस यदि सबकी यूज उसको सीखना, इफ ही नोज हाउ टू यूज देम, देन ही कैन लिव अ वेरी वेरी नॉर्मल लाइफ लाइक अदर्स। सो दीज आर द प्रोविजंस प्रोवाइडेड टू द हैंडीकैप्ड पर्सन्स। जी, तो जैसे कि आपने अभी पूछा था कि पब्लिक प्लेस पर कोई विजुअली इम्पेयर्ड है तो उसको डिवाइसेस किस तरह से, किसी बस में जाना है तो कैसे उसको रूट नंबर पता चलेगा। तो जनरल पॉपुलेशन को भी इस तरह से थोड़ा ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। जैसे कंडक्टर है, वो देखे कि किसी ने कोई विजुअली इम्पेयर्ड खड़ा है, स्टिक ली हुई है, तो वो इतना अवेयर हो कि हाँ मुझे इसको बताना है। तो हमारे कंट्री में तो बोलकर बता सकते हैं रूट नंबर की, इस रूट नंबर की बस है। तो थोड़ा सा अगर वो कॉन्शियस होगा तो हेल्प
विजुअली इम्पेयर्ड की हो सकती है, नहीं तो साथ वाले भी बता सकते हैं। तो थोड़ा सा ये अवेयरनेस लोगों में हमें लानी है कि किस तरह से, और वो हेल्प कर सकते हैं अगर हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है कि बस से हमें पता चल रहा है। बाहर के कंट्रीज में रूट जिस बस आई है तो जैसे पता चल जाएगा उनको। आजकल आपने देखा होगा सिस्टम वहाँ तो मिनट से रहता है कि इस मिनट में ये वाली बस आने वाली है। हाँ, मेट्रो में है, मेट्रो में वो लोग बोल देते हैं ना ये स्टेशन आया है, ये आया हुआ है। इस तरह का नहीं, बल्कि आजकल जो बस में भी है कंडक्टर्स बोल देते हैं भाई गुड़गांव जाएगी या फरीदाबाद है, IIT गेट आ गया, उतरो। इट इज इजियर फॉर द एक्चुअली जो ब्लाइंड पर्सन जो रेगुलरली जाता है उसको पता है कि भाई ये स्टॉप आया होगा। When I go in my car, मैं बोल अच्छा ये IIT गेट आया है, इसके बाद सीधा जाने के बाद if you go down straight, you will come to कटवाड़ा सराय या लाडू सराय आ जाएगा। मतलब रोड मैप जो है वो एक मेंटल मैप बच्चों का दिमाग में या आदमी का दिमाग में बैठ जाता है जी। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जी। तो इस तरह की कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज हैं और अवेयरनेस होना जनरल पॉपुलेशन में भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके साथ हमारे एक्सपर्ट ने बताया तो किस तरह से इंस्ट्रक्शंस वी शुड गिव टू द पेरेंट्स व्हाइल हैंडलिंग द एड्स एंड अप्लायंसेस दैट वी यूज फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन और एनी इंडिविजुअल। वी विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट दिस आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We shall overcome someday. We shall overcome someday. ऑटिज्म एक व्यापक विकासात्मक विकलांगता है जिसके लक्षण जीवन के प्रथम 3 वर्ष में ही दिखाई पड़ते हैं, जैसे असंगत खेल, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं, शाब्दिक संकेतों पर अभिव्यक्ति न देना। देखो, ओपन योर आईज, ओपन करो, ओपन करके ओपन। नियमित कार्यक्रम परिवर्तन का विरोध करना एवं अवलोकनीय शारीरिक उच्च स्तरीय या निम्न स्तरीय क्रियाकलाप। UNCRPD 2007 सेक्शन 1 ऑफ आर्टिकल 4 निशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत प्रोफेशनल के प्रशिक्षण पर महत्व देता है। ऑटिज्म के क्षेत्र में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं कार्यरत हैं, जो भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा पंजीकृत हैं। सोसाइटी फॉर एडवांस स्टडी इन रिहैबिलिटेशन एक ऐसी ही गैर सरकारी संस्था है। कनिष्क 13 साल का एक ऑटिस्टिक बच्चा है जो इसी संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। असंगत क्रियाएं, कार्यकलापों में निरस्ता, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं जैसे बॉडी रॉकिंग और फिंगर रिगलिंग उसमें देखी जा सकती है। उसे मैचिंग और पेस्टिंग, पॉइंटिंग जैसी क्रियाएं सिखाई जाती हैं। वेरी गुड। ग्लास, वेयर इज द ग्लास? ग्लास, वेरी। कप को टच करो जल्दी से, कप को। वेयर इज द कप? वेरी गुड। कप में क्या करता है कनिष्क?
टी पीता है। चलो ग्लास, वेयर इज द ग्लास? वेरी गुड। चलो बाउल की तरह, बाउल बाउल जल्दी से टच करो बाउल को। वेरी गुड। बाउल में क्या करता है टेनिस? तथा साथ ही साथ रोजमर्रा की आवश्यकताएं जैसे खाना, पीना, कपड़े पहनना, और व्यायाम संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। ऑटिस्टिक बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की कार्यविधियां उनके स्तर के अनुसार सिखाई जाती हैं। जैसे कुछ बच्चों के लिए कलरिंग विद इन वन एरिया, मैचिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, फाइन मोटर स्किल्स, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, कंसेप्ट ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बॉडी पार्ट्स, कलर्स पर जोर दिया जाता है तथा कुछ को प्रश्न पढ़ के उत्तर देने में और रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाया जाता है। इसके अलावा राइम्स, डांसिंग, सिंगिंग द्वारा लेजर एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इन सभी कार्यकलापों एवं प्रशिक्षण का एकमात्र उद्देश्य उन्हें स्वनिर्भर बनाना है, ताकि ये डगमगाते पांव सक्षम बन जीवन के एक एक पायदान पर दृढ़ता से आगे बढ़ें और अपनी मंजिल को पा लें। एक तारा टिमटिमाता, उसने आकाश को छू लिया। एक लौ जली कहीं, उसने अंधकार को मिटा दी। The chief handicap of the blindness is not blindness, but the attitude of seeing people towards them. आइए जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि बधिरांधता यानी डेफ ब्लाइंडनेस क्या है। बधिरांधता एक स्थिति है जिसमें दृष्टिहीनता एवं सुनने की शक्ति में कमी आती है तथा जिससे विचारों के आदान प्रदान और रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति में समस्या उत्पन्न होती है। बलराम एक 9 साल का बधिरांध बच्चा है। वो एक प्री मैच्योर बच्चा है जिसका शारीरिक विकास उसकी आयु के अनुरूप नहीं हुआ था। वो एक निम्न वर्गीय श्रेणी से संबंध रखता है तथा 5 साल से लगातार नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड दिल्ली के प्रशिक्षण कार्यक्रम से संलग्न है। इन 5 सालों के अंतर्गत उसे रोजमर्रा के कामों में, हलन चलन में, उसकी शैक्षणिक जरूरतों के अनुसार संप्रेषण द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे वो इन सब क्रियाओं में स्वावलंबी बन सके। बलराम बिना किसी सहायता के चाकू से फलों को काट सकता है। उनके छिलकों को कूड़ेदान में डाल सकता है। अपने बर्तनों को खुद साफ कर सकता है। उन्हें सही जगह पर रख सकता है। सही बर्तनों का चयन करके
खुद खाना खाता है। एवं पानी की बोतल निकालकर पानी भी पीता है। इन सभी क्रियाओं में वो टेक्चुअल साइन लैंग्वेज से निर्देशों को ग्रहण करता है और अपने भावों को व्यक्त करता है। टेलर फ्रेम और ब्रेलर द्वारा गणित, पठन लेखन में भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। सभी बच्चों की तरह उसका भी एक मनपसंद खेल है। उसे सेल फोन को अपने कानों पर लगाकर उसका कंपन महसूस करना अच्छा लगता है। कहा जाता है, वॉकिंग विद अ फ्रेंड इन डार्क इज बेटर देन वॉकिंग अलोन इन लाइट। कहने का तात्पर्य है कि वो लॉन्ग केन ट्रेवल, टैक्टाइल पाथ, ट्रेलिंग और लैंडमार्क्स द्वारा हलन चलन में भी सक्षम है और व्यायाम संबंधी क्रियाएं जैसे ट्रेडमिल, स्टैटिक साइकिल का स्वचालन भी कर सकता है। कहा गया है, द बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड कैन नॉट बी सीन और इवन टच्ड, दे मस्ट बी फेल्ट विद द हार्ट। वेलकम बैक टू आवर डिस्कशन। हम डिस्कस कर रहे थे इंस्ट्रक्शंस टू पेरेंट्स, हाउ वी कैन इंस्ट्रक्ट द पेरेंट्स रिगार्डिंग द यूज ऑफ डिवाइसेस that are given for the visually impaired persons. So we will be discussing more about this with our expert. You see, normally what happens is when there is a child with some disability in the family, then the parents at the initial stage, it's a trauma for the parents. When they know that their child is handicapped, he cannot see or he cannot hear, it's a traumatic experience. And it is those parents who take more interest in learning about the limitations of the child and accordingly guide the child. They undergo this training. आजकल जो B.Ed का special education का जो program चल रहा है, I was also the coordinator of this B.Ed program. उसमें हमने देखा है बहुत सारे parents जिनके बच्चे handicapped है, they enroll themselves कि भाई हमको ये training लेना जरूरी है, so that we can guide our child more effectively. और वो training is very very important. In fact, first preference is given to those whose siblings or who have handicapped children. उनको admission में हम लोग priority भी देते हैं ताकि they can effectively guide. दूसरी चीज है कि awareness जो है, awareness की बहुत जरूरी है कि normally जैसा हम बोलते हैं, I always take this example, a part cannot be equal to the whole. जो normal concept है कि एक आपका sensory organ if it is non-functional, that means the whole life is wasted, the whole life is wasted, nothing can be done, वो कुछ नहीं कर सकता है. But in order to make effective use of the remaining जो आपकी sensory organs है, if you don't have sight, then you have to make optimum use of your hearing ये और your taste और ये जो olfactory जो बाकी जो ये है, by adopting those, by making optimum use of these things, you can overcome the limitation of sight. So this is very important. ये पब्लिक का जो धारणा है कि भाई अरे उसको दिखाई नहीं देता है तो उसका तो जिंदगी बेकार हो जाएगी, आजकल ब्लाइंड बच्चों ने ब्लाइंड ये ने बता दिया है
they are better than the normals. They can do more effectively the same thing, and they have gone to the highest heights. आजकल people are appearing for the civil service examination, MBA भी बैठते हैं, and they are doing very very well. तो ये धारणा, अवेयरनेस जो है, seeing is believing, जो पेरेंट्स के साथ या जो इंडिविजुअल्स के साथ जो सक्सेसफुल हुआ है, उनके साथ रहने के बाद दे आर कन्विंस्ड कि हाँ, एक हैंडीकैप पर्सन भी नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है, प्रोवाइडेड ही हैज ऑल दीज बेसिक एमिनिटीज व्हिच आर एसेंशियल टू ओवरकम हिज और हर हैंडीकैप. और बाकी बहुत सारी चीजें स्कूल एजुकेशन के बारे में, जैसे आपका मैप है या ग्लोब है, वो भी एम्बॉस टाइप के आते हैं, वो यहाँ हम लाए नहीं हैं. वो जो आपका ग्लोब है उसमें हम लोग पिन पॉइंट से करके, जो आपका जो ओशन का साइड है वो बिल्कुल प्लेन होगा, जहाँ लैंड है उसमें हम मार्किंग करके ब्लाइंड बच्चे पूरा ग्लोब का कंसेप्ट भी ले सकते हैं, मैप का कंसेप्ट भी ले सकते हैं. एशिया का मैप हो या इंडिया का मैप हो, कैसा होगा वो सारी, ऑल दीज एम्बॉस्ड मैप्स आर ऑल्सो अवेलेबल, जिससे हम ज्योग्राफी और इसके भी ट्रेनिंग दे सकते हैं. जी, ये तो कुछ इंस्ट्रक्शंस थी जो आप एक्सप्लेन करिए पेरेंट्स के लिए. पेरेंट्स के लिए एक दो इंस्ट्रक्शंस और हैं. पेरेंट्स को, जैसे हमने मैग्नीफायर्स की हम बात कर रहे थे, या जो लेंसेज लगाते हैं स्पेक्टेकल्स, वो कभी भी खुद से नहीं लगा लेने चाहिए, या मैग्नीफायर्स खुद नहीं यूज कर लेने चाहिए. हमेशा किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर की हेल्प उसमें लेनी चाहिए. वो जब बताएं कि इस पावर का इनको ये मैग्नीफायर यूज करना है और किस एंगल वाला, नेक करना है या हेड वाला करना है, वो हमेशा मेडिकल प्रैक्टिशनर की, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की हेल्प से वो डिसाइड किया जाना चाहिए. अगर किसी और लेंथ का लगा लेंगे या किसी और टाइप का लगा लेंगे तो हो सकता है कि वो कुछ उसको नुकसान कर सके. और लेंसेज जो भी यूज करते हैं उन्हें टाइम टू टाइम दिन में 2-3 बार एकदम पानी से वॉश करके क्लीन करना चाहिए, जिससे कि अच्छी तरह से उनको और थोड़ा दिखाई दे सके. अब कुछ इंस्ट्रक्शंस हम पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए देना चाहेंगे. अगर वो ऐसे बच्चों को हैंडल कर रहे हैं, जनरल क्लासरूम में कुछ ऐसे बच्चे हैं, तो उनके लिए उन्हें हमेशा सीट प्रेफर करना चाहिए कि जो इल्यूमिनेटेड पोर्शन है, जहाँ क्लास में लाइट ज्यादा आ रही है, ऐसी जगह पर बिठाएं. और ज्यादा आ रही है तो कई बार टीचर्स क्या करते हैं, उनको विंडो के साइड में बिठा देते हैं, तो वहां से ब्लैक बोर्ड क्लियर नहीं दिखाई देता. इल्यूमिनेशन का मतलब ये नहीं है कि विंडो वहां से बाहर से लाइट ज्यादा आ रही है तो उनको उतना ठीक से दिखाई नहीं देगा. उनको मिडिल रो में बिठाना प्रेफर करना चाहिए, फ्रंट साइड में बिठाना चाहिए, जिसके कि ब्लैक बोर्ड भी वो थोड़ा सा ठीक से देख सके. ओरिएंटेशन, मोबिलिटी ट्रेनिंग जितना जरूरी बच्चों के लिए है, उतना ही टीचर्स के लिए भी जरूरी है. वो अगर ओरिएंटेशन, मोबिलिटी ट्रेनिंग टीचर्स को भी रहेगी तो वो बच्चों की हेल्प और अच्छे से कर पाएंगे. प्रोफेशनल जजमेंट ये होना चाहिए कि अप्रोप्रिएट लर्निंग मीडियम उनके लिए क्या होगा. जैसे पहले क्या था, ब्रेल ही, लो विजन वाले बच्चों को भी ब्रेल ही पढ़ना पड़ता था, लेकिन उनके लिए क्या अप्रोप्रिएट है ये टीचर्स को डिसाइड करना चाहिए कि क्या वो करें. उसके लिए ब्रेल यूज करें या लो विजन की कौन सी डिवाइस वो यूज कर सकते हैं जो कि क्लासरूम में वो नॉर्मलाइज फील कर सके. टीचर्स को ये क्लियर होना चाहिए कि ब्लैक बोर्ड को टाइम टू टाइम वो अच्छी तरह से क्लीन कर सकें, और बोल्ड लेटर्स में लेटर्स का साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए. प्रेफर उन्हें ये करना चाहिए कि जो चौक यूज करते हैं वो मल्टी कलर चौक ना यूज करके व्हाइट या येलो कलर की चौक प्रेफर करेंगे तो बेटर कॉन्ट्रास्ट रहता है. अगर राइटिंग वर्क कुछ करा रहे हैं तो उसमें शॉर्ट ब्रेक दे देंगे तो बच्चे ज्यादा थकेंगे नहीं. लो विजन वाले बच्चों के लिए उनको ये परमिशन दे सकते हैं कि वो ब्लैक इंक यूज कर सकें. नॉर्मली ब्लू इंक ही यूज करने के लिए बोला जाता है, लेकिन ब्लैक और व्हाइट मिलकर अच्छा कॉन्ट्रास्ट देता है, तो लो विजन बच्चे ब्लैक इंक यूज कर सकते हैं. टीचर्स को विंडो के साइड में खड़ा होना अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि लाइट रुके नहीं. कुछ लो विजन बच्चे होते हैं जो क्लास में अपना काम खुद करते हैं, खुद लिखते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन के टाइम में उनको स्क्राइब देना चाहिए, क्योंकि लंबे टाइम तक वो खुद नहीं लिख सकते और नॉर्मली 3 घंटे का एग्जाम होता है, तो उसके लिए स्क्राइब उनको देना चाहिए. ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो लिख लेते हैं तो लिख लेंगे, लेकिन उसके लिए उनको टाइम ज्यादा देना चाहिए. जी मैम, ये और एक चीज भी मैं बता दूं
कि ये तो आपने जो लो विजन या जिसकी विजन लेस है उसके लिए तो बताया। नॉर्मली ब्लैक बोर्ड में जब कोई टीचर लिखते हैं, इफ देयर इज अ टोटली ब्लाइंड चाइल्ड, तो जो टीचर जो चीज लिखता है वो खुद वर्बली बोल भी देवे, ताकि द ब्लाइंड चाइल्ड कैन लिसन व्हाट शी इज सेइंग और ही इज सेइंग, और अकॉर्डिंगली उसको समझ सके। और थोड़ा स्लो भी बोलना चाहिए, हाँ। जिससे कि वो उसका अपना होमवर्क जो नोट करना है वो नोट कर सके। तो मतलब बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स और टीचर्स को भी इंस्ट्रक्शंस बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी वर्ड्स एंड दैट दे शुड फॉलो ठीक से। हाँ, फॉर द सक्सेसफुल प्रोग्राम। ये जैसे मैम आपने पूरे डिस्कशन में आपने डिफरेंट डिवाइसेस एड्स दिखाए हैं, ये जो पूरी किट है, अगर हमारे व्यूअर्स लेना चाहें उस किट को तो वो कहाँ से ले सकते हैं? ये वर्थ ट्रस्ट कटपाडी में चेन्नई में है, वहां पे आपको ये सारी चीज मिल सकती है, उसका एड्रेस और ये सब कुछ दिया हुआ है। एंड द होल किट कॉस्ट ओनली आई थिंक 500 रुपीज, और उसमें सारी अवेलेबिलिटी है। ये दिल्ली में नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड सेक्टर हमारा 5 जो आर के पुरम में एसोसिएशन है, है वहाँ से भी वहाँ आप पे परचेज कर एक सकते कमरा हैं। है जहाँ पे असिस्टिव डिवाइसेस की सारी चीज मिलती है, जी ब्रेल घड़ी से लेकर टॉकिंग, आजकल तो टॉकिंग ये भी आ गया है, थर्मोफॉर्म, ये क्या कहते हैं आप जो टेम्परेचर चेक करते हैं ना, थर्मोमीटर, टॉकिंग थर्मोमीटर भी आ गया है, ताकि पता लगे भाई कितना टेम्परेचर है। ये ऑल दीज डिवाइसेस आर देयर। जी, तो सर जैसे कि आज का जो हमारा डिस्कशन था, इट वाज रिगार्डिंग द एड्स एंड अप्लायंसेस दैट कैन बी गिवन टू द विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन और एडल्ट्स, एनी विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स, जिसमें हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि किस तरीके से डिफरेंट एड्स एंड अप्लायंसेस यूज किए जा सकते हैं। उसमें हमने देखा कि टेलर फ्रेम है, अबेकस है, जो कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए हम बच्चों में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और उसमें हमने देखा कि ब्रेल के लिए जो एकेडमिकल पार्ट में हमारा यूज होता है कि ब्रेल सिस्टम में अलग अलग तरह के ब्रेलर्स होते हैं विद स्टाइलस, हाउ दे कैन राइट एंड रीड इट। उसके बाद हमने देखा कि कुछ मैग्नीफायर्स यूज होते हैं, मैग्नीफायर्स बेसिकली लो विजन बच्चों के लिए यूज किए जाते हैं। और कुछ सॉफ्टवेयर बताए जैसे कि जॉज एंड साफा, उसमें हमारे को ये है कि MMS भेज सकते हैं, SMS भेज सकते हैं, ईमेल्स भेज सकते हैं। तो इस तरीके से इंटरनेट का भी यूज एक विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा कर सकता है। तो ही इज ट्रीटेड बीइंग इक्वल टू द नॉर्मल इंडिविजुअल्स। और उसमें बाद में बच्चों के साथ साथ इंस्ट्रक्शंस के पेरेंट्स और टीचर्स को भी इंस्ट्रक्शंस देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पेरेंट्स आर द मेन कंसर्न पार्ट फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। और टीचर्स जो है वो उनको स्कूल में पढ़ाते हैं, तो इस बच्चों को प्रॉपरली हैंडल करना, उनको पूरी तरह से इंस्ट्रक्शंस देना भी, इसके लिए टीचर्स को भी खुद ट्रेंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये टोटल हमारा पार्ट था आज का डिस्कशन का, जो हमारे एक्सपर्ट ने और एक चीज मैंने मिस कर दिया जी। ये जो ब्लाइंडनेस है, दिस इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज, कंजेनिटली ब्लाइंड एंड एडवेंटिशियसली ब्लाइंड। 5 साल की उम्र से पहले जिसकी आईसाइट चली गई है, उनके लिए एडजस्टमेंट की कोई प्रॉब्लम होती नहीं, बिकॉज दे नेवर हैड साइट। जी। अब सोचिए 15-20 साल के बाद या एक्सीडेंट से किसी की आईसाइट चली गई, उनको बहुत ज्यादा, उनकी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज दे हैव सीन द वर्ल्ड, दे हैव यूज्ड द साइट। एकदम आईसाइट चली जाए तो उनके लिए रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम्स है कई रकम के, हाउ टू वॉक अबाउट, उसको ब्रेल सिखाना या बाकी कोई भी चीज दिखाना जी। उनकी साइकोलॉजिकल ये काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। कंजेनिटली ब्लाइंड के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, कंजेनिटली ब्लाइंड की लिमिटेशन ये है कि उनका कंसेप्ट फॉर्मेशन के लिए उनको आगे से सब कुछ दिखाना पड़ता है कि भाई ये। सो दीज आर द बेसिक कंसेप्ट्स जिसके लिए ब्लाइंड को हम ट्रेनिंग देते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑनसेट ऑफ ब्लाइंडनेस, कौन सी उम्र में उसकी ब्लाइंडनेस है, अकॉर्डिंगली उसको ये। अब जिसने 5वीं-6वीं तक पढ़ने के बाद जिसका आईसाइट चली गई कोई एक्सीडेंट से या कोई बीमारी से, तो उनके लिए फिर ब्रेल सिस्टम से सिखाना या उसको एडजस्ट कराना, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जी सर, जैसे कि आपने हमारे व्यूअर्स को आज के टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन दी और हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने एग्जाम्पल्स के साथ विद डायग्राम्स, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के साथ आप लोगों को इंफॉर्मेशन दी। Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. Thank you. That was all about the today's discussion. This is time for the closing of our session. Thank you so much. चलो हो गया ना।